नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेटा, एनसीईआरटी पंच में आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर दिया जा चुका है, थर्मोडायनेमिक्स दी जा चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे बेटा हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के एक और चैप्टर, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं बेटा नीट की और जेई की दृष्टि से भी, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखो, ये जो है आज आप लोगों को थ्योरी दूंगा मैं। देखो, मुझे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि आप 2 से 3 लेक्चर में इसको खत्म कर दीजिए, लेकिन ये 2 से 3 लेक्चर में खत्म होने वाला चैप्टर ही नहीं है। इसमें एटलीस्ट ये मान के चलिए कि आप लोगों के पास 4 लेक्चर मिनिमम लगेंगे। इस लेक्चर में कितने लगेंगे बेटा? 4 लेक्चर मिनिमम आप लोगों को लगेंगे, क्योंकि पूरी थ्योरी भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। अपनी तरफ से अपना काम ईमानदारी से किया जाएगा, ठीक है। वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं कि भाई 2 लेक्चर में करा दो, आधे में ही करा दो। अरे भाई, जितने में चीजें होंगी उतने में ही कराई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को रासायनिक साम्य स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन रासायनिक साम्य को स्टार्ट कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर बातें बोलना चाहता हूँ। क्या है वो बातें, जरा देखने की कोशिश कीजिए मेरे बच्चों। क्या है वो चीज? सर, हम लोगों के पास पहली चीज आप लोगों के पास यहां पर निकल कर आती है कि व्हाट इज साम्य। ठीक है, रासायनिक साम्य की बात करें, चाहे मैं आप लोगों से आयनिक साम्य की बात करूं, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं सबसे पहले कि सर साम्य का मतलब क्या होता है, यानी इक्विलिब्रियम। साम्य यानी इक्विलिब्रियम, सर क्या होता है आखिर, इसको समझाइए आप। जरा एक चीज को देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये पेन जो मैंने लिया हुआ है, ये एक तराजू है। ये एक पेन क्या है आप लोगों के लिए? एक तराजू है। ये एलएचएस और ये आरएचएस, दोनों आप लोगों के पास क्या है बेटा? यहां पर बैलेंस है। दोनों क्या है मेरे दोस्त? आप लोगों के लिए बैलेंस है। समझने की कोशिश करना, ठीक है सर। यानी अभी ये साम्य में है। इस बैलेंस स्थिति को ही क्या बोला जाता है? साम्य स्थिति बोला जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कहीं भी तराजू अगर झुक रहा है, जैसे इधर की तरफ झुक रहा है, चाहे इधर की तरफ झुक रहा है, तो इसका मतलब अभी आपका तराजू बैलेंस में नहीं है, यानी आपका साम्य स्थिति यहां पर साम्य अवस्था में नहीं है। तो अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया के लिए बोलूं कि क्रियाकारक की दर और उत्पाद की दर अगर बराबर है तो वो स्थिति साम्य कहलाती है, और अगर क्रियाकारक की दर और उत्पाद की दर आप लोगों के पास बराबर नहीं है तो वो साम्य नहीं होता। तो अगर मैं साम्य की बात करूं आप लोगों से बड़े ही साधारण अक्षरों में, तो मैं क्या आप लोगों को सिंपल सा मीनिंग यहां पर समझा सकता हूं? बैलेंस, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑन बोथ साइड, बैलेंसिंग ऑन बोथ साइड। जो भी आप लोगों के पास यहां पर है, वो आप लोगों के पास क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? साम्य कहलाती है। अब सर, साम्य यहां पर आप लोगों के पास है रासायनिक साम्य, और एक आप लोगों के पास है बेटा आयनिक साम्य। एक रासायनिक साम्य है और एक आप लोगों के पास आयनिक साम्य है। जरा मतलब समझने की कोशिश करने की, आप समझने की कोशिश कीजिए कि सर, एक होगा केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होगा बेटा आप लोगों के पास आयोनिक इक्विलिब्रियम। एक होगा केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। और नाम से ही काम क्लियर है मेरे दोस्त, यहां पर नाम से ही आप लोगों का यहां पर काम क्लियर है। कैसे? जरा चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, शांति के साथ, धैर्य के साथ चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि सर, केमिकल मतलब केमिस्ट्री, यानी केमिकल रिएक्शन यहां पर मतलब हो गया है ना। केमिकल मतलब आप लोगों के पास क्या हो गया है सर? केमिकल रिएक्शन यहां पर हो गया है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों
रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों व उत्पादों के लिए, क्या लिखा है मैंने, कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों व उत्पादों के लिए बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग स्थिति रासायनिक साम्य कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई बहुत सरल परिभाषा, बहुत ही सरल परिभाषा है ना, बहुत ही सरल परिभाषा। और पॉइंट है यहां पर आप लोगों के पास कि आयनिक साम्य का मतलब क्या होगा, तो यहां लिखूंगा रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे, पॉइंट समझना क्या है यहां पर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे आयनों के मध्य, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे आयनों के मध्य बैलेंसिंग स्थिति, आयनिक साम्य कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त, आयनिक साम्य कहलाती है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया आप लोगों को पॉइंट यहां पर, ठीक है, एकदम सरल भाषा में मैंने आप लोगों को यहां पर रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य की परिभाषा बता दी। अब आइए हम लोग यहां पर रासायनिक साम्य को डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या यहां पर आप लोगों को दर्शाया गया है। ठीक है, डिटेल से पढ़ते हैं, यहां पर एक एक चीज को आप देखते हुए चलिएगा बेटा, सारी चीजें यहां पर क्लियर आएगी। तो मेरे बच्चे, रासायनिक साम्य में सबसे पहले जो आपको शब्द आया है समझने वाला वो है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया की बात करूं, जरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग क्या समझते हो, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या समझते हो? देखो, अभिक्रिया का मतलब तो साधारण सा है कि पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का निर्मित होना, यह आप लोगों के पास अभिक्रिया कहलाती है। और अगर यह अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करे तो यही चीज रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यह चीज आपको पता है? हाँ सर। तो यहां पर अगर मैं सरल भाषा में एक लिखना चाहूं आप लोगों के पास, तो क्या लिख सकता हूं? पुराने बंधों का टूटना, पुराने बंधों का टूटना व नए बंधों का निर्माण होना। क्या लाइन लिख रहा हूं मैं आप लोगों के पास? पुराने बंधों का टूटना व नए बंधों का निर्माण होना अभिक्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। तथा अभिक्रिया को, अभिक्रिया को रसायनों यानी केमिकल्स, केमिकल्स के रूप में, रसायनों अर्थात केमिकल्स के रूप में प्रदर्शित करना, रसायनों अर्थात केमिकल्स के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों के पास? हाँ, वे पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे, तो ये आप लोगों के पास रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए,
कि ये ए गैस प्लस बी गैस है। तो इन ए और बी के मध्य के जो बंध टूटेंगे तो यहां पर हम लोगों के पास एक नया उत्पाद बन जाएगा 2AB। ठीक है, तो पुराने बंध टूट रहे हैं और नए बंध बढ़ रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण हो गया? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। यानी अल्टीमेटली अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि रासायनिक साम्य में हमें किसकी स्टडी करनी रहेगी बेटा? डिफरेंट टाइप की रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टडी करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम बहुत सारे प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे हम गति के आधार पर बांट सकते हैं, हम भौतिक अवस्था के आधार पर बांट सकते हैं, हम ऊर्जा के आधार पर आपको बांट सकते हैं, हम दिशा के आधार पर आप लोगों को बांट सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं जो आप रासायनिक अभिक्रिया को बांट सकते हो। तो मैं यहां पर ही लिखना चाहूंगा आप लोगों के पास कि रासायनिक अभिक्रिया को विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। अगला पॉइंट यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं बेटा आप लोगों के पास? रासायनिक अभिक्रिया को विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया को विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन से यहां पर विभिन्न प्रकार हैं जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। जैसे ए पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास गति के आधार पर, गति के आधार पर हम लोग बांटेंगे। ठीक है, बी पॉइंट आप लोगों के पास रहेगा भौतिक अवस्था के आधार पर, सी पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास रहेगा बेटा ऊष्मा के आधार पर, और डी पॉइंट रहेगा मेरे बच्चे आप लोगों के पास यहां पर दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर। तो ये आप लोगों के पास यहां पर रासायनिक अभिक्रिया है और उनको वर्गीकृत करने का आधार है। आइए एक एक करके हम इन सारी चीजों को यहां पर पढ़ लेते हैं। तो पहला चीज जो आप लोगों के पास है मेरे दोस्त वो है बेटा गति के आधार पर अभिक्रिया। ठीक है, तो पहली चीज जो मैं यहां पर आप लोगों के पास करूंगा वो है मेरे दोस्त गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया। देखनी है पहली चीज है, ऐसे लिख देता हूं मैं, गति के आधार पर। गति के आधार पर अभिक्रिया, गति के आधार पर अभिक्रिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, गति के आधार पर। तो आइए मेरे बच्चे, गति के आधार पर कितने प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है आप लोगों को सभी को पता है। एक होती है तीव्र गति की अभिक्रिया, एक होती है मंद गति की अभिक्रिया, एक होती है धीमी गति की अभिक्रिया। ठीक है, या मंद को आप मध्यम गति भी बोल सकते हो। क्रिया क्लियर है। क्रिया क्या होगी सब में? क्रियाकारक से उत्पाद बनेंगे, चाहे तीव्र गति की बात हो, चाहे मध्यम गति की बात हो, चाहे आपके पास अत्यंत धीमी गति की बात हो। सभी में क्या हो रहा है कि सर क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहे हैं। बस अंतर कहां पर आ रहा है? सर लगने वाले समय में अंतर आ रहा है। अंतर कहां पर आ रहा है दोस्त? लगने वाले समय में आ रहा है कि सर तीव्र गति में क्या होगा कि क्रियाकारक से उत्पाद जब बन रहा होगा तो बहुत कम समय में बन जाएगा, एकदम फास्ट स्पीड से बन जाएगा। मध्यम गति में कब होगा? सर मध्यम गति में आप ये मान के चलिए कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन लग सकते हैं। मान लो 1 घंटे में अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, 2 घंटे में अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, 10 घंटे में अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, 1 दिन में अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, 2 दिन में अभिक्रिया पूर्ण हो जाए। तो ये कहलाती है बेटा मध्यम गति की अभिक्रिया। ठीक है, और अत्यंत धीमी गति की अभिक्रियाएं क्या होती हैं? सर अत्यंत धीमी गति की अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं कि जिसमें जो लगने वाला समय होता है वो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है, यानी कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक में होता है। जैसे नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है,
आपने देखा होगा कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक जितने भी होते हैं उनको विघटित होने या उनका अर्धायु काल कई वर्षों का होता है। जैसे आपने सुना होगा यूरेनियम, भाड़ में यूरेनियम 235 का अर्धायु काल बहुत वर्षों का होता है, यानी कुछ 100 वर्षों में इसकी मात्रा आधी होती है। यानी अगर आपने 1 ग्राम शुरुआत में लिया हुआ है तो 100 वर्ष बाद ये आधा ग्राम रहेगा। बताओ इतनी लंबी अभिक्रिया होती है। अब 100 वर्ष तक यही काम बचा हुआ है कि हमारे पास की इसकी स्टडी करें। तो ये चीजें होती है बेटा आप लोगों के पास गति के आधार पर अभिक्रियाएं। तो आइए इस चीज को मैं आप लोगों को यहां पर लिखा देता हूं। ठीक है, तो गति के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार की अभिक्रियाएं रहती है? सर गति के आधार पर यहां पर आप लोगों के पास 3 प्रकार की गति रहती है या अभिक्रियाएं रहती है। एक होता है बेटा आप लोगों के पास तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया यानी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया यानी फास्ट रिएक्शन। एक होती है मेरे बच्चे आप लोगों के पास मध्यम गति की अभिक्रिया, मध्यम गति की अभिक्रिया यानी मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शन। और एक होती है मेरे दोस्त आप लोगों के पास अत्यंत धीमी गति की अभिक्रिया, अत्यंत धीमी गति की अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। आइए एक एक करके इन सबकी स्टडी हम लोग यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, आइए तीव्र, मध्यम और अत्यंत धीमी गति की अभिक्रिया। तो सर आप लोगों के पास क्या होती है? अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि क्रियाकारक, क्रियाकारक का उत्पाद में लगने वाला समय, क्रियाकारक का उत्पाद में लगने वाला समय क्रियाकारक का उत्पाद में लगने वाला समय बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अर्थात अभिक्रिया की दर अधिक होती है। अर्थात अभिक्रिया की दर क्या होती है मेरे दोस्त? बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं आप लोगों के पास क्या कहलाती है बेटा? तीव्र प्रकार की अभिक्रियाएं यानी फास्ट रिएक्शन यहां पर कहलाती है। एग्जाम्पल यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा कि जैसे अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, जैसे आप यहां पर लिख दें NaOH प्लस HCl, तो यहां से आप लोगों के पास क्या बनेगा मेरे दोस्त? NaCl प्लस H2O। तो जो अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है वो अत्यंत तीव्र प्रकार की अभिक्रियाओं में गिनी जाती है बेटा। या आप ऐसे लिख सकते हो अम्ल क्षार अभिक्रिया, अम्ल क्षार अभिक्रिया किसमें गिनी जाती है बेटा? अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रियाएं कही जाती हैं। ठीक है, यहां तक की बात ओके सर। सर अब आते हैं मध्यम गति की अभिक्रियाएं। तो कुछ नहीं है, यहां पर लिखेंगे, यहां पर समय ताकि बहुत कम होता है, बहुत कम समय में। अब यहां लिखेंगे कि समय जो लग रहा है वो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि क्रियाकारकों का या क्रियाकारक का, क्रियाकारक का उत्पाद में क्रियाकारक का उत्पाद में लगने वाला समय कुछ कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक होता है। कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक होता है। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया की जो दर होती है
वो मध्यम होती है। अभिक्रिया की दर कैसी होती है बेटा, आप लोगों के पास मध्यम होती है। अब सर इसका उदाहरण आप लोग कैसे दे सकते हो, जैसे आप देखिए H2 + I2, H2 + I2 यहां पर क्या बना रहा है, 2HI बना रहा है, यानी अणु भाग ले रहे हैं, तो ये आणविक अभिक्रिया हो गई। ठीक है सर, यहां पर आप भाग ले सकते हो N2 + 3H2, यहां पर 2NH3। सर अणु भाग ले रहे हैं, तो मतलब आणविक अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी मध्यम गति की अभिक्रियाएं होती हैं, और केमिस्ट्री में हम जिनकी स्टडी करते हैं वो मध्यम गति की अभिक्रियाएं होती हैं, यानी आणविक प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। यानी यहां पर आप लोग लिख सकते हो आणविक आणविक अभिक्रियाएं। ठीक है सर, अत्यंत धीमी गति की अभिक्रियाएं क्या होती है, जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। अत्यंत धीमी गति की अभिक्रियाएं क्या होती है, तो अगर मैं अत्यंत धीमी गति की अभिक्रियाएं की बात करूं तो यहां पर पॉइंट लिखा जाएगा आप लोगों के पास कि क्रियाकारक का उत्पाद में क्रियाकारक का उत्पाद में लगने वाला समय बहुत अधिक वर्षों का होता है। अर्थात अभिक्रिया की दर कम होती है। ठीक है, अभिक्रिया की दर क्या होती है मेरे दोस्त, कम होती है। सर इसका उदाहरण क्या दोगे, सर इसका उदाहरण होगा नाभिकीय प्रकार की अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल है बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या, नाभिकीय नाभिकीय प्रकार की अभिक्रिया। ठीक है, तो गति के आधार पर ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं आप लोगों के पास होती है। लिखो, फिर अगली पढ़ाता हूं, जल्दी से लिखो फुर्ती से। तो ये तो गति के आधार पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देखिए, दूसरा है बेटा आप लोगों के पास भौतिक अवस्था के आधार पर। जो दूसरा वर्गीकरण है वो कौन सा है बेटा आप लोगों के पास, भौतिक अवस्था के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्या आप लोगों के पास यहां पर रहता है। ठीक है, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर बेटा 2 प्रकार की अभिक्रियाएं यहां पर आप लोगों को देखने को मिली। सर कौन कौन सी, एक होती है बेटा सममांगी अभिक्रिया, एक होती है बेटा आप लोगों के पास सममांगी अभिक्रिया, होमोजीनस रिएक्शन। सममांगी अभिक्रिया यानी होमोजीनस रिएक्शन, और एक आप लोगों के पास होगी विषमांगी अभिक्रिया यानी हिट्रोजीनस रिएक्शन। ठीक है, सममांगी अभिक्रिया, विषमांगी अभिक्रिया, हिट्रोजीनस रिएक्शन। ठीक है, हिट्रोजीनस रिएक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है जरा देखने की कोशिश करो। सममांगी अभिक्रिया और विषमांगी अभिक्रिया, अगर मैं सममांगी अभिक्रिया की बात करूं तो यहां पर जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ना क्रियाकारक उत्पाद, उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या रहेगी बेटा, समान रहेगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग बोलेंगे सममांगी अभिक्रिया। और विषमांगी अभिक्रियाओं में क्या होगा कि अभिक्रिया में भाग ले रहे क्रियाकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होंगी। तो आइए लिख देते हैं यहां पर आप लोगों के पास कि
ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक व उत्पाद की क्रियाकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था समान होती है। क्रियाकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था समान होती है, सममांगी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्त? सममांगी अभिक्रियाएं आप लोगों के पास कहलाती है, जिसमें क्रियाकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है, सममांगी अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप क्या देख सकते हो यहां पर, जैसे देखिए ये H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है, ये यहां पर दे रहे हैं बेटा आप लोगों के पास 2HI गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस, और ये आप लोगों को क्या दे रहे हैं दोस्त? 2HI गैस दे रहे हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को पास लूं, सर N2 गैस प्लस का 3H2 गैस, और ये यहां पर आप लोगों को पास क्या दे रहे हैं सर? 2NH3 गैस। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए क्रियाकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था समान है, तो ये यहां पर आप लोगों के पास क्या कहलाएगी दोस्त? सममांगी अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्त? सममांगी अभिक्रिया यहां पर कहलाएगी। क्लियर? सर विषमांगी की बात यहां पर क्या लिखूंगा मैं? ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें क्रियाकारक व उत्पाद की, क्या लाइन लिख रहा हूं? जिसमें क्रियाकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था, क्रियाकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, विषमांगी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? विषमांगी अभिक्रिया यहां पर कहलाती है। क्लियर है? जैसे पॉइंट देखने की कोशिश कीजिए, पॉइंट है आप लोगों के पास यहां पर कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट है। अब जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करोगे, यहां पर ये किस में टूटेगा सर? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस में यहां पर टूटेगा। अब आप देखिए क्रियाकारक सॉलिड है, लेकिन उत्पाद में एक सॉलिड एक गैस है, मतलब भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं आप लोगों के पास यहां पर विषमांगी अभिक्रिया यानी हिट्रोजीनस रिएक्शन यहां पर कहलाती है। ठीक है, हाँ सर। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर आप लोगों के पास वर्गीकरण हो गया है। ठीक है सर, अगला पॉइंट है आप लोगों के पास, अगला पॉइंट है कि भाई ऊष्मा के आधार पर, ठीक है, अगली जो पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास वो है मेरे दोस्त ऊष्मा के आधार पर। ऊष्मा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऊष्मा के आधार पर आप लोगों के पास क्या रहता है क्या नहीं रहता है, जरा इसको भी यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। आइए, ऊष्मा के आधार पर अगर बात करें आप लोगों से मेरे बच्चों, तो यहां पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। एक प्रकार की अभिक्रिया होती है ऊष्मा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, या आप लोग इसको बोल सकते हो एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, पॉइंट है आप लोगों के पास ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी आप लोगों के पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है इतना पॉइंट? हाँ सर। सर अगला पॉइंट आप लोगों के पास क्या है? अगला पॉइंट है आप लोगों के पास ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
यानी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक होता है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक, और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाम से ही काम क्लियर है मेरे दोस्त, यानी यहां पर क्रियाकारक से उत्पाद में बदलने के लिए उष्मा का शोषण किया जाएगा, तो ऐसी अभिक्रियाएं उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बनने पर उष्मा का निष्कासन होगा, तो ऐसी अभिक्रियाएं उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं आप लोगों के पास होंगी। वही चीज मैं यहां पर थ्योरी फॉर्म में आप लोगों के पास लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें क्रियाकारक से ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बनते समय ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बनते समय उष्मा का शोषण किया जाता है, उष्मा का शोषण किया जाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाता है दोस्त? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है ना। जैसे आप यहां पर लिख सकते हो कोई सी अभिक्रिया N2O4, N2O4, और इसको जैसे ही मैं तोड़ूंगा तो यहां पर आप लोगों के पास N2 प्लस प्लस O2 यहां पर आप लोगों के पास निकल जाएगा, है ना। ये आप लोगों के पास निकल जाएगा, तो ये आप लोगों के पास कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया यहां पर कहलाएगी, ठीक है। जिसको कंप्लीट होने के लिए आप लोगों को यहां पर उष्मा का शोषण करना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज और इसमें याद रखना, उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है। उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए जो डेल्टा H होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त? आप लोगों के पास पॉजिटिव होता है। क्या ये चीज आप ध्यान रख पाओगे? ओके, अगर ये चीज ध्यान रख पाओगे तो अगली चीज यहां पर आप लोगों के पास कहां पर लिखनी है बेटा? उष्मा शेपी अभिक्रियाओं के लिए है। जरा समझने की कोशिश कीजिए, बस उसका सारा प्रोसेस उल्टा लिख देना। सर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बनते समय ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बनते समय उष्मा का त्याग होता है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका उल्टा कर लो, इस अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया का उल्टा कर लो, यानी एग्जाम्पल यहां पर क्या हो जाएगा? N2 गैस प्लस O2 गैस, यह आप लोगों का यहां पर दे रहा होगा बेटा N2O4 गैस। क्या दे रहा है? N2O4 गैस, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखो यहां पर आप लोगों के पास क्या है। अच्छा, यहां पर उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H पॉजिटिव था, तो उष्मा शेपी अभिक्रियाओं के लिए जो डेल्टा H होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर लाइन क्या लिख दूंगा मैं आप लोगों के लिए? उष्मा शेपी अभिक्रियाओं के लिए
ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए जो डेल्टा एच होगा वो आप लोगों के पास नेगेटिव होता है। वो आप लोगों के पास क्या होता है दोस्त? नेगेटिव होता है। क्या इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास? बोलो। हाँ, ये चीज हो गई। यानी हमने गति के आधार पर बता दिया, भौतिक अवस्था के आधार पर बता दिया, ऊष्मा के आधार पर बता दिया। अब पॉइंट आने वाला है बेटा हमारे पास दिशा के आधार पर। पॉइंट क्या आने वाला है बेटा? दिशा के आधार पर। आइए, तो अगली हेडिंग है यहां पर आप लोगों के पास कि भाई दिशा के आधार पर आप कैसे अभिक्रियाओं को बांटेंगे। पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। पॉइंट है मेरे प्यास आप लोगों के पास दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। सर डायरेक्शन के बेसिस पर आप लोगों के पास क्या चीजें यहां पर हो सकती हैं, क्या चीजें नहीं हो सकती, जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर मैं डायरेक्शन के बेसिस पर बात करूं ना, तो डायरेक्शन के बेसिस पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। एक होता है बेटा आप लोगों के पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन। और एक आप लोगों के पास होती है यहां पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी इरिवर्सिबल एक तो होता है बेटा आप लोगों के पास रिवर्सिबल और एक होता है मेरे दोस्त इरिवर्सिबल। सर क्या चीज होती है दोनों? आइए एक बार स्टडी कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहां पर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में समझाना चाहूं तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका आप लोगों के पास रहने वाला है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ए ए से आप लोगों के पास बी बन रहा है और बी यहां पर दोबारा से आप लोगों के पास ए में जा सकता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बोलेंगे। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो क्रियाकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से क्रियाकारक दोनों दिशाओं में चलती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वहीं पर अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि भाई केवल अगर ए से बी तक यहां पर अभिक्रिया जारी है, यानी केवल क्रियाकारक से उत्पाद तक जारी है, एक ही दिशा में जारी है, उत्पाद से क्रियाकारक वापस नहीं आ रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं आप लोगों के पास अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी दोस्त? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। यानी अगर मैं लिखना चाहूं आप लोगों के पास तो क्या लिख सकता हूं? ऐसी अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रियाएं जो क्रियाकारक से उत्पाद जो क्रियाकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से क्रियाकारक दोनों दिशाओं में चले। ठीक है, जो क्रियाकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से क्रियाकारक दोनों दिशाओं में चले, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाते हैं। इस अभिक्रियाओं में साम्य की स्थापना होती है। यह अभिक्रियाएं बंद पात्र में होती है। यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती।
ये अभिक्रियाएं कभी भी आप लोगों के पास पूर्ण नहीं होती। तो ये सारे लक्षण आप लोगों के पास किसके लिखे हैं बेटा? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए लिखे हैं। अब इसके जस्ट उल्टे लक्षण आप किसके लिए लिख सकते हो? अनुत्क्रमणीय के लिए लिख सकते हो। यानी मैं यहां पर लिखूंगा ऐसी अभिक्रिया है ऐसी अभिक्रियाएं जो क्रियाकारक से उत्पाद की दिशा में चले। क्रियाकारक से उत्पाद की दिशा में चले। अनुत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है दोस्त? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है सर, अगला पॉइंट है कि इन अभिक्रियाओं में साम्य की स्थापना हो रही थी, बट इनमें साम्य की स्थापना नहीं होगी। तो यहां पर मैं लिखा जाऊंगा इन अभिक्रियाओं में साम्य की स्थापना नहीं होती। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में मेरे दोस्त साम्य की स्थापना आप लोगों के पास नहीं होती है। सर अगली चीज कि भाई इस प्रकार की अभिक्रियाएं आप लोगों के पास बंद पात्र में हो रही थी, यहां पर लिखेंगे कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं खुले पात्र में होती है। यानी मैं क्या लिखूंगा? यह अभिक्रियाएं यह अभिक्रियाएं खुले पात्र में संपन्न होती है। इसमें संपन्न होती है मेरे दोस्त? खुले पात्र में संपन्न होती है। ठीक है सर, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में लिखा था कि ये कभी भी पूर्ण नहीं होती, लेकिन अनुत्क्रमणीय के लिए आप क्या लिखोगे कि यह अभिक्रियाएं पूर्णता की ओर किस ओर जाती है दोस्त? पूर्णता की ओर यहां पर चली जाती है। तो ये मैंने आप लोगों के पास पूरा का पूरा अभिक्रियाओं का वर्गीकरण यहां पर दे दिया है। पूरा का पूरा वर्गीकरण दे दिया। ठीक है कि कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती है और कैसे इनकी स्टडी करी जाती है। अब हमारे पास जो यहां पर पॉइंट आ रहा है वो है आप लोगों के पास कि भाई रासायनिक साम्य क्या है। ठीक है, अब हम लोगों के पास यहां पर डिटेल से आप लोगों के पास पॉइंट है, फ्रेश हेडिंग है बेटा। रासायनिक साम्य आप लोगों के पास क्या है? रासायनिक साम्य यानी केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य यानी केमिकल इक्विलिब्रियम। अब एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से आप समझते हुए चलेंगे, जो पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा। मैंने अभी आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दिया था कि रासायनिक साम्य का अध्ययन केवल और केवल उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रियाओं में किया जाता है, अनुत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रियाओं में नहीं किया जा सकता। यह मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। तो वही चीज मैं यहां पर पहले पॉइंट के रूप में आप लोगों को लिखूंगा कि भाई रासायनिक साम्य कहां स्टडी करी जाएगी? सर उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में स्टडी करी जाएगी। तो वही पॉइंट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि रासायनिक साम्य, पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों के पास, रासायनिक साम्य केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में रासायनिक साम्य केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अध्ययन किया जाता है। रासायनिक साम्य किसमें अध्ययन किया जाता है? केवल और केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में यहां पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहे हो? जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास यहां पर मैं लिख दूं आप लोगों के पास कि ये ए से आप लोगों के पास बी है।
ठीक है, ये मेरे पास आप लोगों के पास क्रियाकारक है, और ये मेरे पास यहां पर आप लोगों के पास क्या है, उत्पाद। और जैसे ही मैंने यहां पर इस तीर का चिन्ह बनाया तो आप समझ गए कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, जब क्रियाकारक से उत्पाद यहां पर जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को मेरे बच्चे कहते हो आप अग्र अभिक्रिया, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब उत्पाद से क्रियाकारक की तरफ जाता है तो इसे आप बोलते हो मेरे दोस्त पश्च अभिक्रिया, यानी बैकवर्ड रिएक्शन। अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के नाम से यहां पर जाना जाता है। ठीक है, यानी अगर मैं आप लोगों से कहूं, यहां पर जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहां पर आप लोगों से कहूं तो आप लोग यहां पर सीधा सट एक जवाब देना चाहिए आप लोगों को कि भाई रासायनिक साम्य क्या है। रासायनिक साम्य ऐसी स्थिति है जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए, है ना। तो मैं यहां पर क्या लाइन लिखूंगा आप लोगों के पास, बड़ी ही सिंपल सी बात है। रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर व पश्च अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर व पश्च अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर व पश्च अभिक्रिया की दर समान हो जाए, समान हो जाए। कहने का मतलब आप लोगों के पास क्या है कि भाई साम्य की एक ही कंडीशन है कि अग्र अभिक्रिया यानी क्रियाकारक जितनी स्पीड से उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, अगर उत्पाद भी उतनी ही स्पीड से क्रियाकारक में परिवर्तित हो जाए तो यहां पर रासायनिक साम्य की स्थिति देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन यह हमेशा के लिए सत्य नहीं है कि भैया साम्य अवस्था पर क्रियाकारक के मोल और उत्पाद के मोल हमेशा बराबर हो, ये कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, बराबर हो सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन दर हमेशा आप लोगों के पास बराबर होगी, ये कंडीशन आवश्यक। बच्चे अक्सर यहां पर गलती कर देते हैं। ऑप्शन में लिखा रहता है कि रासायनिक साम्य में कौन सी स्थिति होगी, वहां पे एक ऑप्शन लिखा रहता है आप लोगों के पास कि रासायनिक साम्य में अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिखा रहता है आप लोगों के पास कि रासायनिक साम्य में क्रियाकारक के मोल और उत्पाद के मोल यहां पर आप लोगों के पास बराबर होंगे। तीसरा ऑप्शन लिखा रहता है दोनों सत्य हैं। तो बच्चे दोनों सत्य लगा देते हैं, नहीं, क्रियाकारक के मोल और उत्पाद के मोल बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते, ये जरूरी है। लेकिन यह सत्य है कि दर हमेशा बराबर होगी। यानी मैं यहां पर भी एक लाइन लिखूंगा आप लोगों के पास, एक बहुत ही शानदार लाइन में आप लोगों के पास लिखना चाह रहा हूं कि रासायनिक साम्य में रासायनिक साम्य पर क्रियाकारकों के मोल तथा उत्पादों के मोल, क्या लाइन लिख रहा हूं मैं आप लोगों के पास कि रासायनिक साम्य में क्रियाकारकों के मोल तथा उत्पादों के मोल बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई टेंशन वाली बात यहां पर नहीं है। रासायनिक साम्य पर क्रियाकारकों के मोल तथा उत्पादकों मोल बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, परंतु परंतु क्रियाकारकों की दर अर्थात वेग, अर्थात क्रियाकारकों का वेग
ठीक है, क्रियाकारकों की दर अर्थात क्रियाकारक वेग तथा उत्पादों की दर अर्थात उत्पादों का वेग, उत्पादों का वेग समान रहता है, समान रहता है। ठीक है, एकदम सही बात आपने कह दी है सर। इसके अलावा अगली चीज जो यहां पर आप लोगों के पास है वो क्या है कि रासायनिक साम्य हमेशा रासायनिक साम्य हमेशा गतिक साम्य होता है। गतिक साम्य होता है। अब ये सर गतिक साम्य का मतलब क्या होता है? सर गतिक साम्य का मतलब होता है कि अभिक्रिया लगातार चलती रहती है, अभिक्रिया रुकती नहीं है ना? तो रासायनिक साम्य हमेशा गतिक साम्य होता है अर्थात क्रियाकारकों का क्रियाकारकों का उत्पादों में तथा उत्पादों का क्रियाकारकों में परिवर्तन चलता रहता है। क्या होता है आप लोगों के पास? चलता रहता है। एकदम क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है सर, इसके अलावा आइए सर, कुछ विशेष पॉइंट है जो यहां पर आपको मतलब, चलो एक ग्राफ के द्वारा पहले क्लियर कर दो सर। एक ग्राफ बना दीजिए फुर्ती से। आइए साहब, ग्राफ बना देते हैं आप लोग। देखो भाई, ग्राफ देखो, एक तरफ मैंने एक्स एक्सिस ले ली है, एक तरफ मैंने वाई एक्सिस ले लिया है। ये आप लोगों के लिए बेटा एक्स एक्सिस है और ये हम लोगों के पास यहां पर वाई एक्सिस है। ठीक है सर, एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया है बेटा आप लोगों के पास समय, यानी टाइम ले लिया है आप लोगों के पास समय अर्थात टाइम, यहां पर मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया है। और वाई एक्सिस पर मैंने दर अर्थात रेट यहां पर आप लोगों के पास ले लिया है। दर अर्थात रेट मैंने यहां पर ले लिया है। क्या इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास? हाँ सर, इतनी चीज हम लोगों के पास क्लियर है। अगर इतनी चीज क्लियर है मेरे बच्चों, तो जरा बताइए भाई, साधारण सी बात है कि प्रारंभ में उत्पाद तो आप लोगों के पास होता ही नहीं है। प्रारंभ में उत्पाद तो होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है? क्रियाकारक होती है। तो जैसे ही क्रियाकारक के बीच में अभिक्रिया होती है, वो धीरे धीरे किस में बदलता है बेटा? उत्पाद में बदलता है। यानी बड़ी ही सिंपल सी बात है कि आप लोगों के पास क्रियाकारक किस में बदल रहा होता है? उत्पाद में। और उत्पाद किस में बदल रहा होता है? क्रियाकारक में। तो क्रियाकारक की लाइन ऊपर से आएगी, ये लीजिए, ये वाली लाइन आप लोगों के पास किसकी है? सर क्रियाकारक की है। ठीक है, ये वाली लाइन किसकी है मेरे दोस्त? क्रियाकारक की है। अब सर नीचे से आएगी आप लोगों के पास उत्पाद की लाइन, ये आप लोगों के पास आ गई दोस्त उत्पाद की लाइन। और देखिए, इस पॉइंट पर आने के पश्चात, इस पॉइंट पर आने के पश्चात दोनों समान दर से आगे बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट के आने के पश्चात दोनों यहां पर क्या हो रहे हैं दोस्त? समान प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहां पर क्या हो गया सर? साम्यावस्था। ये जो बिंदु है, ये आप लोगों के पास क्या हो गया मेरे दोस्त? साम्यावस्था यहां पर होगी। क्या इतनी चीज आप लोगों के पास क्लियर है? हाँ, मैं यहां लिख भी देता हूं। ये है आप लोगों के पास उत्पाद की दर, और यहां पर ऊपर वाला जो पॉइंट है वो आप लोगों के पास है क्रियाकारकों की दर। ठीक है, वो पॉइंट क्या है आप लोगों के पास? क्रियाकारकों की दर। ठीक सर, यहीं पर एक पॉइंट और है आप लोगों के पास कि भाई अगर मैं उत्प्रेरक डाल दूं तो क्या साम्य अवस्था ऊपर नीचे आ सकती है? क्या क्रियाकारक की साइड आ जाए, उत्पाद की साइड आ जाए? बिल्कुल भी नहीं। उत्प्रेरक केवल आप लोगों के पास इतना इफेक्ट डाल सकते हैं कि अभिक्रिया की गति को कम
और तेज कर सकते हैं, यानी साम्यावस्था की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन साम्यावस्था की पोजीशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यानी मैं यहां पर यह चीज लिख सकता हूं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु साम्यावस्था को प्राप्त करने में लगने वाला जो समय होगा, कम किया जा सकता। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है सर। इसके अलावा, इसके अलावा यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि साम्यावस्था, साम्यावस्था पर रंग सांद्रता, रंग सांद्रता, दाब आयतन, दाब कोमा आयतन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे यहां पर आप लोगों को लिखा दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे बच्चे साम्यावस्था से रिलेटेड पॉइंट यहां पर लिखा दिए गए। अब यहां पर दो दो चीजें आप लोगों के पास निकल कर आई हैं, और वो दो चीज है बेटा अभिक्रिया की दर। यहां से एक पॉइंट आप लोगों के पास निकल कर आया है, सर अभिक्रिया की दर क्या रहती है, चाहे वो अग्र अभिक्रिया की हो चाहे वो पश्च अभिक्रिया की हो। लेकिन सर ये अभिक्रिया की दर का मतलब क्या होता है, जरा इस पॉइंट को समझाने की कोशिश कीजिए। तो अब मैं दो महत्वपूर्ण टर्म्स आप लोगों को यहां पर लिखवाना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, और वो है आप लोगों के पास कि सर अभिक्रिया की दर क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। आइए मेरे दोस्तों, मैं यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास लिखवाना चाह रहा हूं, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ये आप लोगों के पास। अब अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों के पास क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। क्या लाइन बोलूंगा मैं आप लोगों के पास, सिंपल सी लाइन बोलूंगा। क्या है वो पॉइंट आप लोगों के पास कि क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला जो परिवर्तन हो रहा है, या ऐसे बोल सकते हो आप कि किसी टी समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया की दर कहलाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर आप लोगों के पास इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि किसी टी समय में, किसी टी समय में क्रियाकारक, किसी टी समय में क्रियाकारक तथा, किसी टी समय में क्रियाकारक तथा उत्पाद की, उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, है ना, किसी टी समय में क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया की दर कहलाता है। अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यह पॉइंट आप लोगों के पास है।
ठीक है, यानी अगर मैं यहां से लिखना चाहूं बेटा आप लोगों के पास फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या होगा कि भाई अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन ROR बराबर होता है मेरे दोस्त सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगने वाला समय। सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगने वाला समय, यानी आप यहां पर लिख दोगे बेटा डेल सी बटा डेल टी, डेल सी बटा डेल टी, ये आप लोगों के पास हो जाएगा अभिक्रिया की दर। ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा दोस्त, अभिक्रिया की दर हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों के पास? हाँ, अगर इतना पॉइंट क्लियर है तो यहीं पर एक नोट के रूप में मैं आप लोगों को लिख देता हूं दोस्त, नोट के रूप में यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, और वो है कि भाई क्रियाकारकों के सांद्रता में परिवर्तन सामान्यतः ऋणात्मक होते हैं और उत्पादों की दर या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन सामान्यतः धनात्मक होते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हो क्रियाकारकों के लिए अभिक्रिया की दर पॉइंट क्या लिखा है मैंने, क्रियाकारकों के लिए अभिक्रिया की दर सामान्यतया ऋणात्मक तथा उत्पादों के लिए अभिक्रिया की दर सामान्यतया धनात्मक होती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आप लोगों के पास? हाँ, अब ये अगर पॉइंट हो गया है तो इसी से जुड़ा हुआ एक छोटी सी टर्म और होती है आप लोगों के पास, और वो टर्म होती है मेरे दोस्त सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास। सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास। सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास क्या आप लोगों के पास होता है क्या नहीं होता है, जरा देखने की कोशिश करो। भाई नाम से ही काम क्लियर है यहां पर, नाम से ही काम यहां पर क्या क्लियर है आप लोगों के पास कि क्रियाकारकों का ऐसा सक्रिय द्रव्यमान, पॉइंट क्या है आप लोगों के पास, क्रियाकारकों का ऐसा सक्रिय द्रव्यमान जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, या ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो क्रियाकारकों की ऐसी मात्रा जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा आप लोगों के पास, सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। तो यहां पर एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हो कि क्रियाकारकों की वह मात्रा जो कि रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती है। ठीक है, क्रियाकारकों की वह मात्रा जो रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती है, सक्रिय रूप से भाग लेती है, सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। सक्रिय द्रव्यमान को सांद्रता के रूप में भी समझा जा सकता है।
इसे आप सांद्रता के रूप में भी समझ सकते हो। सक्रिय द्रव्यमान को आप किस रूप में ले सकते हो मेरे दोस्त? सांद्रता के रूप में भी यहां पर लिया जा सकता है। सांद्रता का मतलब आप मोलरता के रूप में भी ले सकते हो, आप नॉर्मलता के रूप में भी ले सकते हो, आप मोल भिन्न के रूप में भी ले सकते हो, आप भार प्रतिशत के रूप में भी ले सकते हो, आप सामर्थ्य के रूप में भी ले सकते हो, आप नॉर्मलता के रूप में भी ले सकते हो, आप मोललता के रूप में भी ले सकते हो। विभिन्न प्रकार की चीजें आप यहां पर ले सकते हो। सांद्रता में मेरा मतलब है आप मोलरता के रूप में ले लो, आप नॉर्मलता के रूप में ले लो, आप मोल भिन्न के रूप में ले लो, आप भार प्रतिशत के रूप में ले लो, आप आयतन प्रतिशत के रूप में ले लो। ठीक है, इसके अलावा आप मोललता के रूप में ले लो। बहुत सारी आप ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो ये सारी चीजें बेटा यहां पर क्या मानी जाती हैं? आप लोगों के पास सक्रिय द्रव्यमान यहां पर मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट है यहां पर, एक नोट के रूप में मैं यहां लिख देता हूं, एक नोट के रूप में मैं आप लोगों के पास लिख देता हूं कि ठोस तथा शुद्ध द्रवों का सक्रिय द्रव्यमान एक माना जाता है। ये याद रखना है आप लोगों को। ठोस ठोस तथा शुद्ध द्रवों का ठोस तथा शुद्ध द्रवों का सक्रिय द्रव्यमान ठोस तथा शुद्ध द्रवों का सक्रिय द्रव्यमान एक माना जाता है। एक माना जाता है। क्यों? क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा मेरे बच्चे? क्योंकि प्रति इकाई आयतन में जो क्रियाकारी अणुओं की संख्या होती है वो निश्चित होती है। ठोस और द्रव के लिए प्रति इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या निश्चित होती है। अब क्यों निश्चित होती है? क्योंकि ठोस तथा शुद्ध द्रव का घनत्व और अणुभार क्या होता है? निश्चित होता है। क्यों होता है? ठोस का घनत्व और अणुभार क्या होता है मेरे दोस्त? निश्चित होता है। लिखो इसको, फिर आगे की चीज पढ़ाता हूं, जल्दी से लिखो। चलो, ये तो हो गया अपना, है ना। अब हम लोग, यहां तक की बात तो हो गई है अपने पास। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों वो है द्रव्य अनुपाती का नियम। ठीक है, बहुत ही शानदार चीज है, बढ़िया चीज है, आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास द्रव्य अनुपाती का नियम। अगला जो हेडिंग है द्रव्यानुपाती, द्रव्यानुपाती का नियम, द्रव्यानुपाती का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती का नियम, बहुत ही शानदार चीज है बेटा आप लोगों के पास, है ना। द्रव्य अनुपाती का नियम देखिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत ही शानदार चीज है। सबसे पहले तो वही चीज है, एक बार आप लोगों के पास बोर्ड की क्लासेस में पूछ लिया गया था कि यह नियम किसने दिया था बेटा? यह नियम गुलबर्ग और वागे ने दिया था। और यह नियम किस पर अप्लाई होता है बेटा? यह नियम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर लागू होता है। ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज आप लोगों के पास तय होनी चाहिए, क्या है? यह नियम गुलबर्ग तथा वागे ने दिया। यह नियम किसने दिया आप लोगों के पास? गुलबर्ग और वागे ने यह नियम दिया। और यह नियम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर लगता है। ठीक है, क्या लाइन लिखूंगा मैं आप लोगों के पास? यह नियम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर लगता है। यह नियम किस पे लगता है मेरे दोस्त? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर लगता है। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास? हाँ भाई, इतनी चीज हम लोगों के पास क्लियर है। सर अगली चीज यहां पर देखने की कोशिश कीजिए कि आखिर यहां पर क्या है। एक सामान्य अभिक्रिया मैं आप लोगों को लिखता हूं, क्या है?
सर M1A प्लस का M2B, ठीक है, M1A प्लस का M2B, और यहां पर इस तरीके की अभिक्रिया आप लोगों को दी हुई है सर M या N1C प्लस का N2D, ठीक है, M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D, ठीक है। सर ये चीज आप लोगों के पास क्या है, सर ये चीज यहां पर क्रियाकारक है, ये चीज क्या है मेरे मित्रों आप लोगों के लिए, क्रियाकारक है यहां पर, ठीक है। और सर ये चीज आप लोगों के पास यहां पर क्या दे दी गई है, सर ये चीज हम लोगों के पास उत्पाद दे दिया गया है, ये क्रियाकारक है और ये चीज यहां पर क्या है बेटा, उत्पाद है, ठीक है। सर क्रियाकारक से उत्पाद की तरफ ये अग्र अभिक्रिया आप लोगों के पास है, और ये अभिक्रिया क्या है बेटा, पश्च अभिक्रिया यहां पर है, क्या है मेरे दोस्त, पश्च अभिक्रिया है। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहूं कि अग्र अभिक्रिया की दर, यहां से मैं पॉइंट लिखना चाहता हूं आप लोगों के पास कि भाई अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की जो दर है, यानी जो आर एफ, एफ मतलब फॉरवर्ड, आर का मतलब रेट है, वो समानुपाती होगी मेरे दोस्त आप लोगों के पास ए की सांद्रता और बी की सांद्रता के। तो ए की सांद्रता की पावर m1, बी की सांद्रता की पावर m2, इसे समीकरण 1 नंबर दे दिया जाएगा। इसे क्या कहेंगे बेटा, समीकरण 1 कहेंगे, ठीक है। सर यहीं पर आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा पश्च अभिक्रिया की दर, यहां से आप लोगों के पास आएगा दोस्त पश्च अभिक्रिया की दर, पश्च अभिक्रिया की दर यानी रेट यानी दर, बी यानी बैकवर्ड, ये समानुपाती होगा बेटा सी की सांद्रता n1 एंड डी की सांद्रता यहां पर आप लोगों के पास n2, इसे समीकरण 2 दे देना। इसे क्या कहोगे आप, समीकरण 2 कहोगे। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, हाँ सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये अग्र अभिक्रिया की दर है, ये पश्च अभिक्रिया की दर है, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं कि इसके लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक समानुपाती स्थिरांक आता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आप लोगों के लिए कि भाई आर एफ बराबर, यहां से मैं लिख दूंगा के एफ, सर ए की सांद्रता यहां पर लिख दूंगा m1, यहां पर बी की सांद्रता में लिख दूंगा आप लोगों के पास m2, इसे मैं दे दूंगा समीकरण 1। कुछ नहीं किया है, समानुपाती का स्थिरांक हटाकर, मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाकर स्थिरांक लगाया है। यहां पर अगर मैं बैकवर्ड आप लोगों के पास लिख दूंगा आर बैकवर्ड, सर समानुपाती का चिन्ह हटा है और यहां पर स्थिरांक आ जाएगा आप लोगों के पास के बैकवर्ड, यहां पर ए की पावर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सॉरी सी की पावर, सी की पावर आ जाएगा बेटा n1, और यहां पर डी की पावर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास n2, ये हो जाएगा समीकरण 2। ये क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब सभी को पता है कि बेटा साम्य अवस्था पर क्या होता है, अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर आप लोगों के पास बराबर हो जाती है, यानी मैं यहां पर लिखूंगा साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर क्या होगा मेरे दोस्त आप लोगों के पास, सिंपल है, अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगी मेरे दोस्त पश्च अभिक्रिया की दर के। अग्र अभिक्रिया की दर बराबर होगी आप लोगों के पास किसके, सर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगी। बताइए अग्र अभिक्रिया की दर क्या है, सर आर एफ बराबर के एफ, ए की पावर m1 बी की पावर m2, तो यहां पर मैं लिखूंगा आप लोगों के पास कि आर एफ बराबर आर बैकवर्ड, यानी के एफ ए की पावर m1 बी m2 बराबर के बैकवर्ड सी की पावर n1 और यहां पर डी की पावर n2। ठीक हो गई इतनी बात, हाँ सर। सर एक काम कीजिए, इस के बैकवर्ड को इधर ले आइए और इस वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, तो के फॉरवर्ड बटे के बैकवर्ड
इसको बोलते हैं बेटा के सी। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? के सी यहां पर बोला जाता है। और ये बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास सर सी की पावर n1 डिवाइडेड बाय डी की पावर n2 बटे में यहां पर आप लोग लिख सकते हो ए की पावर m1 बी की पावर m2। ये लीजिए, ये लीजिए, ये आप लोगों के पास आ गया बेटा केसी यानी सांद्रता वाला साम्य स्थिरांक। केसी को क्या बोला जाता है बेटा? सांद्रता वाला साम्य स्थिरांक। सांद्रता वाला साम्य स्थिरांक। सांद्रता वाला साम्य स्थिरांक। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक जनरल फॉर्म में याद रखिएगा कि केसी का मान आता है बेटा आप लोगों के पास सर उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता डिवाइडेड बाय यहां पर आप लोगों के पास हो जाता है क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्लियर, इतनी चीज क्लियर हो गई यहां पर बात। हाँ, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखिएगा, मुझे तो रट ले, इस फॉर्मूले को आप यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी पर ही एक दाब वाला व्यंजक भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दाब वाला व्यंजक बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ध्यान से। भाई आप सभी ने एक चीज पढ़ी होगी, आदर्श गैस समीकरण के अनुसार, जरा देखो, आदर्श गैस समीकरण आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है सर आदर्श गैस समीकरण में? सर पीवी बराबर एनआरटी होता है। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है सर? पीवी बराबर एनआरटी होता है। तो अगर इस v को मैं n के नीचे ले जाऊं तो क्या होगा बेटा? n बाय वी आर टी आप लोगों के पास होगा, बोलो। हाँ, और सर हम n बाय वी को क्या बोल देते हैं सर? n बाय वी को c अर्थात सांद्रता बोल देते हैं। इस n बाय वी को हम लोग c अर्थात क्या बोल देते हैं दोस्त? सांद्रता बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? हाँ सर। यानी एक साधारण सी बात है कि p को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सांद्रता को मैं ब्रैकेट से, ये आप लोगों के पास हो गया, यानी प्रेशर की जगह में सांद्रता लिख सकता हूं और आरटी लिख देता हूं। बोलिए। हाँ सर, इसका मतलब यहां से एक बात सिद्ध हो गई है कि अगर मैं पीए लिखना चाहूंगा, अगर मैं पीए लिखना चाहूंगा यहां पर, तो आप लिखेंगे बेटा ए की सांद्रता बटे आरटी। अगर मैं पीबी लिखना चाहूंगा तो यहां पर लिख दूंगा बी की सांद्रता और आरटी। अगर मैं यहां पीसी लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा सी की सांद्रता आरटी। अगर मैं पीडी लिखना चाहूंगा तो यहां पर लिखूंगा डी की सांद्रता बटे आरटी। बोलो इतनी चीज क्लियर है? बोलो इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास? पीए बराबर ए की सांद्रता आरटी, पीबी बराबर बी की सांद्रता आरटी, पीसी बराबर सी की सांद्रता आरटी, पीडी बराबर डी की सांद्रता आरटी। क्लियर है इतनी चीज? बोलो मेरे बच्चों, बोलिए। हाँ सर, इतनी चीज हम लोगों के पास क्लियर है। अगर आप लोगों के पास इतनी चीज क्लियर है तो आइए आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं मेरे दोस्त। आगे की बात यहां से आप लोगों के पास करी जाती है। आइए सर, आगे की बात क्या है सर? आपने अभी लिखा कि केसी, आपने जो लिखा था केसी जो लिखा है वो सांद्रता के पदों में लिखा है आपने, और अगर केपी लिखूंगा तो मैं यहां पर दाब के पदों में लिखूंगा, तो लिखा जाएगा पी सी की घात n1 डॉट पी डी की घात n2 बटे में सर पी ए की घात m1 डॉट पी बी की घात यहां पर लिखा जाएगा बेटा m2। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों के पास? हाँ सर। तो अगर मैं यहां से लिखूं आप लोगों के पास, बताइए पीसी की जगह में क्या लिखूंगा सर? सीआरटी यानी पी की घात n1 डॉट आरटी की घात n1।
ठीक है, डॉट पीडी की जगह में क्या लिखूंगा बेटा, डीआरटी, यानी डी की घात n2 डॉट आरटी की घात n2, ठीक है, बटे में ए की जगह क्या लिखूंगा बेटा, ए की घात m1 आरटी की घात m1 डॉट बी की जगह में क्या लिखूंगा, m2 आरटी की घात m2। ये हो गया, ये हो गया, बोलो। अब इधर आगे देखने की कोशिश करो, आगे क्या हो सकता है भाई, आगे कुछ नहीं होगा, इधर देखना आप, मैं आरटी आरटी को एक जगह लिख देता हूं और सी डी ए बी को एक जगह लिख देता हूं, यानी ऐसे, सी की घात n1 डी की घात n2 ए की घात m1 बी की घात m2। ये हो गया, और यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे आप आरटी, ऊपर वाली घातें जुड़ जाएंगी n1 प्लस n2, और नीचे वाली घातें भी जुड़ जाएंगी m1 प्लस m2। ये लीजिए। और मेरे बच्चे, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ये वाली चीज किसके बराबर थी मेरे बच्चे, ये वाली चीज किसके बराबर थी, देखिए सर, ये वाली चीज हमारे पास थी केसी के बराबर, ये वाली चीज किसके बराबर थी बेटा, केसी के बराबर थी। यानी आप यहां पर क्या चीज लिखने जा रहे हो कि भाई केपी बराबर, ये हो जाएगा केसी। सर इस वाली टर्म को ऊपर ले जाया जाए, इस वाली टर्म को जरा ऊपर ले जाया जाए तो क्या होगा सर, आर टी यहां पर n1 प्लस n2 माइनस का m1 प्लस m2 यहां पर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, यस। यानी यहां से एक रीजन आप लोगों के पास एक फॉर्मूला आ गया, केपी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये आप लोगों के पास यहां पर आ गया, केपी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। और ये संबंध किसके मध्य आप लोगों को दर्शाया जाता है सर, ये केपी और केसी के मध्य संबंध दर्शाता है। ये संबंध किसके दर्शाता है, केपी और केसी के मध्य संबंध दर्शाता है। तो अगली चीज मैं वही आप लोगों के पास लिखना चाहूंगा मेरे बच्चे, अगली चीज या अगली हेडिंग वही है, केपी व केसी के मध्य संबंध, है ना, केसी व केपी के मध्य संबंध। केपी व केसी के मध्य संबंध, यह आप लोगों के पास हेडिंग लिखने जा रहा हूं मैं, केपी और केसी के मध्य संबंध। ठीक है सर, एक चीज आपको याद होनी चाहिए, केसी का मतलब होता है पी सांद्रता पर, पी सांद्रता पर साम्य नियतांक, पी सांद्रता पर साम्य नियतांक, ये क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, केसी होता है। वहीं पर केपी जो आप लोगों के पास होता है वो होता है पी दाब पर, पी दाब पर साम्य स्थिरांक। क्या होता है आप लोगों के पास, पी दाब पर साम्य स्थिरांक, ये केपी के बराबर होता है। ठीक है, और आपने अभी अभी संबंध दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या संबंध दिया है आपने कि सर केपी बराबर सर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, केपी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, यही आप लोगों के पास संबंध है मेरे दोस्तों। हाँ, अब इस पर विभिन्न प्रकार के केस आप लोगों के पास बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार के केस आप लोगों के पास यहां पर क्या बन सकते हैं, जरा देखते हुए चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सर पहला केस आप लोगों को, अच्छा एनजी के बारे में बताया ही नहीं सर आपने, मैं बता देता हूं। एनजी का मतलब होता है आप लोगों के पास, जरा देखो, एनजी का मतलब होता है गैसीय मोलों का अंतर, है ना। एनजी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, गैसीय
गैसीय मोलू का अंतर, ये एनजी आप लोगों के पास होता है। यानी अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि भाई डेल्टा एनजी बराबर आप लोगों के पास क्या होता है, सर एनपी माइनस एनआर। डेल्टा एनजी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त आपके पास, एनपी माइनस एनआर, यानी उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोल। एनपी की जगह यहां से क्या लिखा हो जाएगा आप लोगों के पास, उत्पाद के गैसीय मोल, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोल। उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोल। ठीक है, अब आइए इनमें केस का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं कि क्या आप लोगों के पास रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहला केस में यहां पर आप लोगों के पास लेकर चल रहा हूं मेरे बच्चे, केस नंबर 1। केस नंबर 1 आप लोगों के पास जो यहां पर है कि यदि यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू आप लोगों के पास 0 से ज्यादा है तो आप कैसा करोगे। तो यहां पर ले लेता हूं मैं उदाहरण, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए PCl5 गैस है, क्या आप लोगों के पास PCl5 गैस है, तो सर ये टूट रहा है हम लोगों के पास PCl3 गैस प्लस का Cl2 गैस में टूट रहा है। ठीक है, PCl5 गैस किस में टूट रहा है हम लोगों के पास, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में टूट रहा है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर, इतनी बात हम लोगों को क्लियर है। अगर इतनी चीज क्लियर है तो बताइए कि सर ये चीज तो हम लोगों के पास क्रियाकारक है, ये चीज हम लोगों के पास क्या है मित्र, क्रियाकारक है। और ये चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास, सर ये चीज यहां पर उत्पाद है, ये क्रियाकारक है और वो चीज वहां पर क्या है आप लोगों के पास, उत्पाद है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि क्रियाकारक वाली साइड में केवल एक ही मोल है, जबकि उत्पाद वाली साइड में PCl3 का एक है, Cl2 का एक है, यानी यहां दो है, तो यहां NR वाली जगह पर एक है और सर NP की जगह पर दो है। तो मेरे बच्चे डेल्टा NG की जगह क्या लिखोगे, सर NP माइनस एनआर। डेल्टा NG की जगह क्या लिखोगे बेटा, NP माइनस एनआर लिखोगे। कहने का मतलब आप लोग यहां पर लिखोगे 2 माइनस 1 बराबर 1। 2 माइनस 1 बराबर क्या लिखोगे बेटा आप लोग, 1 लिखोगे। अब सभी को पता है NG 1 है, NG 1 है तो स्वाभाविक बात है तो KP भी आप लोगों के पास KC से बड़ा होगा। भाई सिंपल सी बात है, NG की पावर 1 लगाओगे तो RT से गुणा होकर KP KC से बड़ा हो जाएगा। ये लीजिए, ये आप लोगों के पास पहला संबंध यहां पर आ गया है। ठीक है सर, केस सेकंड यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है, आइए केस सेकंड यहां पर आप लोगों के पास क्या आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि मैं आप लोगों के पास दे रहा हूं कि यदि यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 से कम है, तो यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास 0 से कम है तो आप लोगों को क्या यहां पर देखने को मिलेगा सीन, जरा ध्यान से देख लेते हैं। तो भाई पॉइंट सिंपल सा है, एग्जाम्पल से क्लियर करवाता हूं। सर N2 गैस प्लस का 3H2 गैस, N2 गैस प्लस का 3H2 गैस, और ये आप लोगों को यहां पर दे रहा है दोस्त 2NH3 गैस। यहां पर क्या दे रहा है आप लोगों को, 2NH3 गैस दे रहा है। अब देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर ये चीज आप लोगों के पास क्या है, क्रियाकारक है। यहां पर ये चीज क्या है आप लोगों के पास, क्रियाकारक है। और सर ये चीज यहां पर आप लोगों के पास क्या है, सर ये चीज यहां पर उत्पाद है। ये चीज क्या है मेरे दोस्त, यहां पर उत्पाद है। तो आप लोगों को सभी को दिखाई दे रहा है कि क्रियाकारक वाली साइड में N2 के 1 मोल हैं और हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, और उत्पाद वाली साइड में अमोनिया के 2 मोल हैं। तो NR यहां पर आप लोगों के पास है 3 + 1 4, और उत्पाद वाली साइड में आप लोगों के पास है वैल्यू 2। उत्पाद वाली साइड में कितनी वैल्यू है मेरे दोस्त, 2 है। तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, अगर डेल्टा NG निकालते हो यानी NP माइनस NR अगर आप लगाते हो, बताइए
एनपी की जगह क्या है बेटा 2 है, एनआर की जगह कितना है बेटा 4 है, तो आप लिखेंगे 2 माइनस 4 बराबर -2 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे दोस्त -2 आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही आप एनजी की वैल्यू -2 रखोगे तो ऑटोमेटिकली केपी केसी से छोटा हो जाएगा, है ना। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं कि भाई अगर आपने लिखा केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी है, जैसे ही आप यहां पर माइनस रखोगे -2 रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास केपी की जो वैल्यू हो जाएगी वो केसी से कम हो जाएगी। ये लीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। सर अगला एग्जांपल केस नंबर 3, केस नंबर 3 आप लोगों के पास, केस नंबर 3। सर केस नंबर 3 क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सर केस नंबर 3 है कि यदि एनजी की वैल्यू, यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो, तो अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो तो आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आप लोगों के पास कि भाई H2 गैस प्लस का I2 गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस, ये आप लोगों को दे रहा है मेरे दोस्त 2HI। ये क्या दे रहा है आप लोगों को 2HI। अब जरा गौर फरमाने की कोशिश कीजिए, ये वाली साइड है क्रियाकारक, ये वाली साइड है बेटा आप लोगों के पास उत्पाद। अब आप कहेंगे कि क्रियाकारक में H2 के 1 मोल हैं, आयोडीन के यानी I2 के भी 1 मोल हैं, और उत्पाद वाली साइड में भी आप लोगों के पास HI के 2 मोल हैं। तो भाई 1 + 1 2 और इधर भी 2, तो यहां डेल्टा एनजी जो आप लोगों के पास आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। डेल्टा एनजी कितना आ रहा है मेरे दोस्त 0 आप लोगों के पास आ रहा है। तो जैसे ही आप 0 को यहां पर रखोगे, जैसे ही आप 0 को यहां रखोगे तो किसी की भी पावर 0 हो जाए, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 20 की पावर 0 1, 150 की पावर 0 1, अनंत की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 लगाओगे वो क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। यानी ये पूरी की पूरी चीज आप लोगों के पास 1 बन गई है। और जैसे ही ये पूरी की पूरी चीज 1 बन जाएगी तो केपी बराबर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा केसी हो जाएगा। केपी बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त केसी हो जाएगा। क्लियर है। हाँ सर। सर एक और केस यहां पर आप लोगों के पास बन सकता है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 आप लोगों के पास क्या है, केस नंबर 4 है कि यदि टी की वैल्यू 1/r कर दूं, यदि टी बराबर 1/r कर दें तो क्या होगा, तो आप लोगों के पास क्या सीन होगा, ये चीज है। टी बराबर क्या करना है बेटा 1/r करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा आप लोगों के पास। देखते हैं टी बराबर 1/r में क्या होगा आप लोगों के पास सीन। भाई सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि भाई केपी बराबर क्या होता है दोस्त के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, यही होता है। अब टी बराबर 1/r करना है तो क्या करोगे केपी बराबर सर के सी आर इंटू 1/r सर डेल्टा एन जी। सर आर से तो आर कट गया है आप लोगों के पास, तो यहां पर केपी बराबर क्या बचेगा के सी, यहां पर डेल्टा एनजी बचेगा, यहां पर क्या बचेगा डेल्टा एनजी। अब एक की पावर आप कितनी ही लगाइए, एक की पावर आप कितनी ही लगाइए क्या रहेगा हमेशा एक ही बचेगा। तो यहां पर भी आप लिख देंगे बड़े ही आराम से केपी बराबर केसी हो जाएगा। केपी बराबर यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास केसी हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है मेरे दोस्त। हाँ सर ये पॉइंट आप लोगों के पास क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या पॉइंट है आप लोगों के पास, ठीक है। ये चीज हो गई, ये चीज हो गई आप लोगों के पास। हाँ, तो ये चीज तो मैंने आप लोगों को बता दी कि गुलबर्ग वागे ने यहां पर क्या बोला था, ठीक है ना।
चलिए अब आगे की चीज यहां पर आप लोगों के पास जो है वो हेडिंग क्या है, जरा मेरे मित्रों देखने की कोशिश कीजिए। हेडिंग है मेरे मित्रों, साम्य नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जरा देखिए। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि साम्य नियतांक को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला है बेटा आप लोगों के पास ताप यानी टेम्परेचर। पहला पॉइंट आप लोगों के पास जो है वो क्या है, ताप यानी टेम्परेचर यहां पर है। क्या है पॉइंट, जरा समझते हैं। साम्य नियतांक का मान ताप के साथ परिवर्तित होने के साथ परिवर्तित होता है। साम्य नियतांक का मान ताप के साथ क्या होता है मेरे दोस्त, परिवर्तित होता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि परमताप T1 तथा T2 केल्विन पर, यदि परमताप T1 तथा T2 केल्विन पर एक अभिक्रिया के साम्य नियतांक क्रमशः K1, K2 और डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन है। यदि परमताप T1, T2 तथा एक अभिक्रिया के साम्य नियतांक क्रमशः K1, K2 तथा डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन है, तो यह सूत्र आप लोगों को याद रखना है। यह सूत्र आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। log बेस 10 K2 बाई K1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस T2। इसे बोलते हैं क्लासियस क्लेप्रन समीकरण। इसे क्या बोल देते हैं दोस्त, क्लासियस क्लेप्रन समीकरण, यहां पर इसको बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, क्लासियन क्लेप्रन समीकरण। ठीक है ना, ये चीज यहां पर है। और ये चीज, इसके आगे की चीज आप लोगों को यहां पर बोली गई है कि जब डेल्टा H बराबर पॉजिटिव, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब डेल्टा H बराबर पॉजिटिव होता है तो अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए log K2 माइनस log K1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, यानी K2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K1। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि K2 आप लोगों के पास K1 से ज्यादा हो जाएगा। कौन से प्रकार की अभिक्रिया के लिए मेरे बच्चे, सर उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ज्यादा हो जाएगा। ठीक बात। सर अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है कि जब डेल्टा H की वैल्यू यहां पर आप लोगों के पास नेगेटिव है, डेल्टा H की वैल्यू यहां पर आप लोगों के पास नेगेटिव है, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए क्या होगा, log K2 माइनस log K1 की वैल्यू 0 से कम होगी। log K2 माइनस K1 की वैल्यू आप लोगों के पास किससे कम होगी बेटा, 0 से कम होगी, यानी K2 हमेशा K1 से ज्यादा आ जाएगा, सॉरी कम आ जाएगा। और ये लाइन बेहद ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो दो लाइनें यहां पर लिखी गई हैं, ये दोनों लाइनें बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन है मेरे बच्चे आप लोगों के पास कि उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए, पॉइंट समझना, उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर साम्य नियतांक का मान बढ़ता है। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा आप। क्या है पॉइंट कि उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर साम्य नियतांक का मान बढ़ता है। उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर साम्य नियतांक का मान क्या होता है दोस्त, बढ़ता है। जबकि यहां पर क्या लाइन है कि उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर साम्य नियतांक का मान कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए साम्य नियतांक का मान क्या हो जाता है दोस्त, कम हो जाता है। क्लियर है। अगली चीज देखने की कोशिश कीजिए। बी पॉइंट, पहला ताप था, दूसरा पॉइंट है बेटा अभिक्रिया को निरूपित करने के तरीके पर। अभिक्रिया को निरूपित करने के तरीके पर कैसे साम्य नियतांक आप लोगों को प्रभावित करता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। पॉइंट है आप लोगों के पास कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया दे रखी है, मान लीजिए A प्लस बी गिव C प्लस डी, और इस अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक हम लोगों ने निकाला है कि Kc बराबर C की सांद्रता, D की सांद्रता अपॉन A की सांद्रता और B की सांद्रता। अब आपने अगर अभिक्रिया को उल्टी कर दी है, रिवर्स कर दिया है, यदि आपने मेरे बच्चों अभिक्रिया को रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा बेटा, जैसे C प्लस डी गिव्स A प्लस बी है, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, अब उत्पाद वाली साइड में A और B चले जाएंगे और क्रियाकारक वाली साइड में C और D चले जाएंगे। तो अब जो नियतांक होगा वो पहले वाले का उल्टा हो जाएगा।
यानी इस केसी और इस केसी डैश में क्या संबंध है कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। और मैंने इस तरीके से लिखा है कि अगर आपने अभिक्रिया में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ अभिक्रिया को उल्टा किया है, तो यहां पर आप लोग रिवर्स कर सकते हो साम्य नियतांक को। सर इसी में अगला पॉइंट है, इसी में अगला पॉइंट है आप लोगों के पास। अच्छा ये तो हो गया ना, ये पॉइंट तो हो गया। हाँ, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए कोई एक बहुपदीय, बहुपदीय अभिक्रिया का मतलब है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पद में कंप्लीट हो रही हैं। बहुपदीय अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा पद में कंप्लीट होती हैं, बहुपदीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि यदि एक अभिक्रिया को दो या अधिक अभिक्रियाओं के योग से व्यक्त किया जा सके, क्या लाइन लिख रहा हूं मैं? यदि एक अभिक्रिया को दो या अधिक अभिक्रियाओं के योग से व्यक्त किया जा सके तो पूर्ण अभिक्रिया का केसी प्रत्येक अभिक्रिया के साम्य नियतांक के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लाइन लिखी हुई है मैंने आप लोगों को कि यदि एक अभिक्रिया को दो या अधिक अभिक्रियाओं के योग से व्यक्त किया जा सके तो पूर्ण अभिक्रिया का केसी प्रत्येक अभिक्रिया के साम्य नियतांक के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे आप एग्जांपल से समझिए मेरे बच्चों, यहां एक अभिक्रिया है SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, SO2 गैस प्लस का हाफ O2 गैस, और ये आप लोगों को बराबर दे रखा है बेटा SO3 गैस के। किसके बराबर है बेटा? SO3 गैस के। और इसके लिए साम्य नियतांक आप लोगों ने दिया है, मान लीजिए K1। क्या दिया हुआ है? K1। अब दूसरी अभिक्रिया है NO2 गैस दे रहा है NO गैस प्लस हाफ O2 गैस, और इस अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक है मान लीजिए K2। और मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, मुझे ये डिजायर्ड इक्वेशन चाहिए कि SO2 गैस प्लस NO2 गैस और मुझे दे रही हो SO3 प्लस NO। मतलब क्या कट रहा है आप लोगों के पास? सर हाफ O2 से हाफ O2 यहां पर कट रहा होगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं समीकरण एक वाली अभिक्रिया यानी ऊपर वाली अभिक्रिया और समीकरण दो यानी नीचे वाली अभिक्रियाओं को अगर जोड़ दूं, ये वाली अभिक्रिया और इस वाली अभिक्रियाओं को अगर मैं जोड़ दूं, तो क्या मैं ये डिजायर्ड इक्वेशन यानी डिजायर्ड अभिक्रिया प्राप्त कर सकता हूं? हाँ। और जब भी आपको पता है कि अभिक्रियाओं को जोड़ा जाता है तो साम्य नियतांक गुणा हो जाते हैं। जब भी आप लोग अभिक्रियाओं को जोड़ोगे तो मेरे बच्चे साम्य नियतांक आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? सर यहां पर गुणा हो जाएगा। तो देखिए, तो इस अभिक्रिया के लिए जो ओवरऑल साम्य नियतांक K है वो कैसे प्राप्त हो रहा है? जब मैंने पहली अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को जोड़ा यानी इनके साम्य नियतांक को गुणा कर दिया, यानी K1 गुणा K2। ठीक है सर, अगली चीज जो यहां पर है और वो है अभिक्रिया की रस समीकरण मितीय गुणांक से कैसे साम्य नियतांक प्रभावित होता है। अभिक्रिया की रस समीकरण मितीय गुणांक से साम्य नियतांक कैसे प्रभावित होता है, जरा देखने की कोशिश कीजिए मेरे बच्चों। पॉइंट है आप लोगों के पास, जब एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया को, क्या लाइन लिखी गई है आप लोगों के पास कि जब एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए, जब एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो साम्य नियतांक का संख्यात्मक मान भिन्न होता है। साम्य नियतांक का संख्यात्मक मान क्या होता है मेरे दोस्त? भिन्न आप लोगों के पास होता है। जैसे आप देखने की कोशिश कीजिए, NO2 का वियोजन निम्न प्रकार से हो रहा है। NO2 का वियोजन क्या हो रहा है मेरे दोस्त आप लोगों के पास? निम्न प्रकार से हो रहा है। जैसे यहां पर 2NO2 है, ये आप लोगों के पास टूट रहा है N2 प्लस 2O2 में। 2NO2 आप लोगों के पास किस में टूट रहा है बेटा? N2 प्लस 2O2 में टूट रहा है। तो ये आप लोगों के पास साम्य स्थिरांक कैसे निकालोगे? उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। उत्पाद में N2 है, N2 के सामने 1 है तो 1 है। O2 है, O2 के सामने 2 लिखा हुआ है तो 2 पावर में लगा दी। NO2 के आगे 2 लिखा हुआ है तो NO2 के पावर में 2 लगा दी। ठीक है, हाँ। अगर पीछे वाली अभिक्रिया में 2 का भाग दे दूं यानी मैं आधी कर दूं,
तो सारी चीजें आधी हो जाएंगी। देखो NO2 N2 की पावर जो 1 थी वो आधी हो जाएगी, O2 की पावर जो 2 थी वो 1 रह जाएगी, NO2 की पावर जो 2 थी वो 1 रह जाएगी। ये देखो, यानी आपने इस साम्य नियतांक जो इसकी वैल्यू थी उसमें 2 का भाग दे दिया है, यानी आधा कर दिया है। तो आप जिससे भी भाग देंगे वो यहां पर आ जाएगा। यहां रूट इसलिए है क्योंकि 2 का भाग दे रहे हैं। अगर 3 होता तो 1/3 हो जाता आप लोगों के पास, ठीक है। 4 होता 1/4 हो जाता, 5 होता 1/5 हो जाता, 6 होता 1/6 हो जाता। यहां तक की पिक्चर क्लियर है? ओके। लेकिन जैसे ही आप पिछले वाली अभिक्रिया को अगर 2 से गुणा कर दोगे तो सारी चीजें डबल हो जाएंगी। देखो N2 की पावर वहां 1 थी, यहां 2 हो गई। वहां O2 की पावर 2 थी, यहां 4 हो गई। यहां NO2 की पावर पीछे 2 थी, 4 हो गई है। यानी पहले वाला जो था उसका जस्ट डबल यहां पर आप लोगों के पास नया वाला साम्य नियतांक आ जाएगा। तो ये देखिए, यानी किसी अभिक्रिया को n से गुणा कर दिया जाए तो जो भी आप लोगों के पास पावर हो वो यहां ऊपर लगा दीजिएगा। ये लीजिए, एकदम आसान चीजें हैं मेरे दोस्त, अगर आप ढंग से पढ़ो तो। हाँ सर, इसके अलावा पॉइंट यहां पर क्या लिखा हुआ है आप लोगों के पास? सर इसके अलावा यहां पर पॉइंट है कि साम्य नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक आप लोगों के पास कौन कौन से हैं। साम्य नियतांक को कौन कौन से कारक यहां पर प्रभावित करते हैं, ये यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। तो पॉइंट है यहां पर आप लोगों के पास कि भाई साम्य नियतांक का मान निम्न कारकों पर निर्भर नहीं करता है। साम्य नियतांक का मान निम्न कारकों पर निर्भर नहीं करता है। कौन कौन से कारक हैं जरा देखिएगा। एक है बेटा क्रियाकारक तथा उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। सर आयतन पर निर्भर नहीं करता है। अक्रिय पदार्थों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। साम्य नियतांक का मान, साम्य नियतांक का मान केवल ताप पर निर्भर करता है। साम्य नियतांक का मान केवल और केवल किस पर निर्भर करता है मेरे दोस्त? ताप पर निर्भर करता है। दाब पर भी निर्भर नहीं करता और उत्प्रेरक की उपस्थिति पर भी बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद एक और चीज है यहां पर, एक और चीज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये द्रव्य अनुपाती नियम के अनुप्रयोग हैं। ये आप लोगों के पास जो हेडिंग है वो क्या है? द्रव्यानुपाती नियम के अनुप्रयोग। वैसे डेरिवेशन कराता हूं मैं, जब मैं यकीन में पढ़ाता हूं या इस साल जब मैं अर्जुना में पढ़ाऊंगा तो इसके डेरिवेशन में कराता हूं। लेकिन आप लोगों को 1 लेक्चर है, 1 शॉट है, एनसीईआरटी के समराइज लेक्चर है, तो आप सीधे फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हैं, है ना, कंसेप्ट ध्यान में रख सकते हैं, डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यानुपाती नियम के अनुप्रयोग, यह आप लोगों के पास पॉइंट है। द्रव्यानुपाती नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या है आप लोगों के पास। पॉइंट है यहां पर, यदि स्थिर ताप तथा स्थिर आयतन पर किसी रासायनिक साम्य में अक्रिय गैस मिलाई जाती है तो पात्र में उपस्थित गैसों के कुल मोलों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात कुल दाब बढ़ जाता है, लेकिन क्रियाकारक तत्वों की सांद्रता प्रति आयतन के रूप में तथा आंशिक दाब अपरिवर्तित रहते हैं, इसलिए वियोजन भी अपरिवर्तित यहां पर रहता है। ठीक है, ये यहां पर वियोजन की मात्रा बता रखी है। अल्फा मतलब क्या होता है? वियोजन की मात्रा। अल्फा मतलब क्या होता है दोस्त? वियोजन की मात्रा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आइए, क्या चीजें आप लोगों के पास हो सकती हैं, क्या चीजें यहां पर नहीं हो सकती, जरा देखिए। यहां पर 3 प्रकार की अभिक्रियाएं आप लोगों को बता रखी है। एक है डेल्टा एन जी बराबर 0, एक है डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, एक है डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तीनों प्रकार की अभिक्रियाएं के लिए यहां पर उदाहरण दिया हुआ है आप लोगों के पास। H2 प्लस I2 2HI, डेल्टा एनजी में निकालना सिखा चुका हूं। PCl5 PCl3 प्लस Cl2 वाली है, और N2 प्लस 3H2 ये वाली है। देखो
वियोजन की मात्रा V गैसीय डेल्टा Ng बताए गैसीय उत्पाद में, तो Ng जीरो है, जीरो है, जीरो का किसी में भाग दो को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दाब बढ़ाने पर अपरिवर्तित, आयतन बढ़ाने पर अपरिवर्तित, अक्रिय गैस मिलाने पर अपरिवर्तित, स्थिर आयतन पर भी अपरिवर्तित, Ng पर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है, पॉजिटिव है आप लोगों के पास, यहां 1/2 1/2 आ रहा है, तो अब आप रिवर्स में करके देख सकते हो जो भी रिलेशन हो। दाब बढ़ाने पर वियोजन यहां घट जाता है, आयतन बढ़ाने पर वियोजन बढ़ जाता है, अक्रिय गैस मिलाने पर, स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिला रहे हो तो वियोजन बढ़ेगा, और स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिला रहे हो तो यहां पर अपरिवर्तित रहेगा। सिमिलरली केस यहां पर डेल्टा Ng नेगेटिव के लिए भी होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग पढ़िए। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है, समझ रहे हो। अब एक दिन में इससे ज्यादा करा दूंगा तो फिर कचरा पट्टी हो जाएगी, आप इतना पढ़िए। अब इसमें एक ही चीज है, डेंसिटी वाली चीज बची हुई है, ला शतालीय नियम के अनुप्रयोग बचे हुए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आयनिक साम्य को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद किसको स्टार्ट करेंगे दोस्त, आयनिक साम्य को यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप तब तक के लिए ये सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो आज के दिन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इसमें हम लोगों ने रासायनिक साम्य पढ़ लिया है, रासायनिक साम्य के बाद अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लिए हैं, अभिक्रिया की दर पढ़ी है हम लोगों ने, सक्रिय द्रव्यमान पढ़ा है हम लोगों ने, द्रव्यानुपाती का नियम पढ़ा है, वह अनुप्रयोग पढ़े। ठीक है, आप होमवर्क में रिवाइज कीजिएगा सारी चीजों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, घास नहीं कटाएंगे बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आराम से पढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद।